भारतीय निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया है। राज्यसभा यानी भारतीय संसद का उच्च सदन, जिसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य भी शामिल हैं। आज के सेशन में हम राज्यसभा से संबंधित प्रमुख तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे इसकी पात्रता, इसके कार्यकाल और विशेष शक्तियों के बारे में। राज्यसभा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, राज्यों की परिषद भी इसे कहा जाता है। ये भारतीय संसद का उच्च सदन माना जाता है। राज्यसभा की पात्रता हेतु व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। और भी कुछ पात्रताएं हैं, उनके बारे में हम आज यहाँ पर जानेंगे। राज्यसभा राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल होते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारत का संविधान अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। ठीक है, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञता प्राप्त लोग शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य इसमें शामिल हैं। वर्तमान में सदन में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं। सीटों के आवंटन की बात कर लेते हैं। चौथी अनुसूची के अनुसार जनसंख्या के आधार पर, ध्यान रखिएगा, किसी राज्य में कितनी जनसंख्या है, ध्यान रखें, तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सीटें आवंटित की जाती हैं। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये फॉर्मूला कौन सा है। आगे बढ़ते हैं और इसकी हम पात्रता, कार्यकाल और इसकी विशेष शक्तियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, राज्यसभा की जब हम पात्रता की बात करेंगे तो संविधान का अनुच्छेद 84, ध्यान रखें कौन से अनुच्छेद है? 84। संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, जैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी अनुसूची के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए, या आप कह सकते कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित कोई अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए। कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। और क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष हुआ, सेवानिवृत्त हुए। ध्यान रखें, प्रति 2 वर्षों में कितने सदस्य होते हैं? एक 1/3, या आप कह सकते हैं 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो 2 वर्ष की अवधि में ऐसा होता है, आपको नोट कर लेना है, कई बार ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम होता है। ठीक है, अब त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अयोग्यता के कारण रिक्त हुई सीटों को, यानी कोई त्यागपत्र दे देता है कुछ मृत्यु की वजह से और कुछ अयोग्यता के कारण, रिक्त हुई सीटों को भरने के लिए उपचुनाव आयोजित किए जाते हैं तथा निर्वाचित सदस्य केवल मूल कार्यकाल के शेष समय के लिए ही कार्य करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का, जैसे राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष का। ठीक है, 4 वर्ष ही वो व्यक्ति काम करा, उसके बाद उसकी मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो उसका समय कितना बचा? अब 2 वर्ष। तो जो अब उपचुनाव हुआ और उससे जो व्यक्ति सिलेक्ट हुआ, अब वो कितने वर्षों के लिए हुआ? 2 वर्षों के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं सभापति की। भारत के उपराष्ट्रपति सदन के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इनके रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चुनाव प्रक्रिया की। उसके पहले विशेष शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 यह प्रावधान कर दी, देखिए राज्यसभा को 2 विशेष शक्तियां प्राप्त हैं।
एक अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249। अब इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 249, यह संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है, ध्यान रखें। और दूसरा है आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312। ये दो विशेष शक्तियां हैं किसके पास? विशेष शक्तियां हैं राज्यसभा के पास। आर्टिकल 312 क्या कहता है? संसद को केंद्र व राज्य दोनों के लिए समान नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए अधिकृत करता है। समान नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात करता है आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, की बात करता है। अब बात करते हैं हम हमारे आज के मुख्य बिंदु की, चुनाव प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। चुनाव प्रणाली, सदस्यों का चुनाव राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों यानी जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बात करें कैसे, ये भी देखते हैं। इस प्रणाली में विधायक यानी जो एमएलए हैं किसी एक प्रत्याशी को मत देने के स्थान पर मतपत्र पर प्रत्याशियों को अपनी वरीयता क्रम के रूप में, यानी एक ही व्यक्ति को मत देने की बजाय ये क्या करते हैं, एक इन्हें ऐसा मान लीजिए पेपर मिलता है, ठीक है, उस जैसे मतपत्र कहा जाता है, उस मतपत्र में जो भी प्रत्याशी हैं, मान लीजिए ये इन फलाने नाम के प्रत्याशी हैं, उनकी वरीयता क्रम रखते हैं कि पहले नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर, इस तरीके से वरीयता क्रम लिखा जाता है, वरीयता क्रम में अंकित करते हैं। निर्वाचित घोषित होने हेतु प्रत्याशी को निर्धारित निर्वाचन कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यानी अगर कोई निर्वाचित होगा तो उसके लिए जरूरी क्या है कि जो भी कोटा निर्धारित किया गया है निर्वाचन का, उस निर्वाचन कोटा के बराबर उसे मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है, निर्वाचन कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक कोटा से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो अधिशेष मतों को, मान लीजिए एक ने आवश्यक कोटा इतना है, उसने इसे पूरा कर लिया, अब उसके पास जितने और मत बचे हैं तो इन शेष मतों को बारी बारी से क्या कर दिया जाता है, इनमें बांटा जाता है। तो इसमें क्या, अधिशेष मतों को द्वितीयक वरीयता के अनुपात में अगले प्रत्याशी को हस्तांतरित किया जाता है, एक के बाद एक अगले को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि सभी रिक्त स्थान नहीं भरते तो न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को बाहर कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और उसके जो मत हैं उन्हें शेष प्रत्याशियों में आगामी वरीयता के आधार पर पुनर्वितरित किए जाते हैं। यह है चुनाव प्रक्रिया। बात करें निर्वाचक मंडल की, केवल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी जो एमएलएज हैं वो ही इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो अगर निर्वाचित सदस्य के अलावा लिख के आ जाए मनोनीत सदस्य, तो ध्यान रखिएगा वो इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ये सबसे मुख्य बिंदु था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। प्रश्न क्या है आज का? प्रश्न है राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, ऑप्शन बी संविधान में संशोधन करने के विषय में, ऑप्शन सी सरकार को हटाने के विषय में, ऑप्शन डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।